हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हो? आई होप घर पे आप मजे कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण के बारे में इससे पहली वीडियो में हम बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसका एक पृष्ठ पॉलिश किया हुआ अर्थात कलई किया हुआ होता है, जबकि दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, मतलब गोलीय दर्पण को हम किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, और जिसके एक इस तरीके से ये कोई खोखला गोला हो गया तो इसका एक कटा हुआ भाग हमने ले लिया, तो ये कटा हुआ भाग हो गया एक तरीके से ये वाला। ठीक, तो ये हो गया एक कटा हुआ भाग। तो ये खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग जिसकी एक सतह, मान लो इस वाली सतह पर पॉलिश कर दी जाए और इधर वाली सतह परावर्तक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो ये आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये वक्रीय है, आपको पता है गोले का कटा हुआ भाग है तो ये एक वक्र है, तो इस तरीके से एक वक्रीय है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसकी एक सतह पर पॉलिश की हुई होती है और दूसरी सतह परावर्तक होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब बात यदि हम यहां समझे तो समझने की ये है, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर चलो मान लिया कि ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, ऐसा हमने मान लिया। तो सर इस पे पॉलिश तो दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो एक बार इधर से कर दिया आपने पॉलिश इधर से, और मान लो और हम इधर से भी कर दें, एक इधर इसको परावर्तक छोड़ दें, इस वाले में इस वाले भाग को परावर्तक छोड़ दें, तो दोनों, इसका मतलब पॉलिश दो तरीके से की जा सकती है। तो इसी आधार पर गोलीय दर्पण दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी आधार पर गोलीय दर्पण कितने दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो जाता है बेटा? दो प्रकार का हो जाता है बच्चों। पहला यहां बात करेंगे, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले की बात करेंगे। पहला होता है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। पहला तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, चलो तो फास्टली अब अपन बात करेंगे अवतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक, तो जैसे ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है या फिर एक गोलीय दर्पण है, तो इसके यदि आप बाहरी सतह पर, उभरी हुई सतह पर, अब इसकी दो सतह हो गई, एक तो हो गई उभरी हुई बाहर की तरफ ये, एक हो गई अंदर धसी हुई ये। तो उभरी हुई सतह पर जब पॉलिश कर दी जाती है और आंतरिक सतह परावर्तक होती है, तो इस प्रकार का दर्पण आपका कहलाता है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया? अब अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन की यदि बात करें तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह गोलीय दर्पण जिसका, मैं यहां लिख देता हूं, वह गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पॉलिश की होती है, जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा आंतरिक सतह परावर्तक होती है। आंतरिक सतह धसी हुई, जो धसा हुआ हिस्सा है वो आंतरिक सतह परावर्तक होती है
गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, सॉरी अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस तरीके से ये अवतल दर्पण की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक, चित्र इस तरीके से आप चित्र से समझ सकते हो। उभरी हुई सतह पर ये क्या हो गया आपका, पॉलिश कर दी, और ये जो आंतरिक सतह है, ये धसी हुई आंतरिक सतह परावर्तक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है, कार्य करती है। दर्पण में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे अवतल दर्पण में ये परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाशिक किरणें हैं जो इस पर आपतित होती है। तो ये परावर्तन के पश्चात समस्त किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है। परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं। ये इस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या है, इन सब की बात अपन अगले टॉपिक में करेंगे। डेफिनेशंस, टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। परंतु यहां मैं बात इसकी कर रहा हूं कि अवतल दर्पण में प्रकाशिक किरणें एकत्रित होती हैं। अवतल दर्पण द्वारा जब परावर्तन होता है तो प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं, अर्थात अभिसरित होती हैं। तो अवतल दर्पण प्रकाशिक किरणों को अभिसरित करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। चलिए, अवतल दर्पण आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है। सेकंड, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका अवतल दर्पण, और आप पढ़ रहे हैं हम दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण चलिए, उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश की हुई होती है। वह गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर क्या की हुई होती है बच्चों, पॉलिश की हुई होती है, और उभरी हुई सतह परावर्तक होती है। तो वह गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश होती है तथा बाहरी सतह जो है उभरी हुई सतह परावर्तक होती है, परावर्तक की भांति क्या करती है, कार्य करती है, आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी, वह गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश होती है एवं उभरी हुई सतह परावर्तक होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उत्तल दर्पण में भी एक बात महत्वपूर्ण ये है, जैसे अभी अवतल दर्पण में हमने आपको समझाई थी कि उत्तल दर्पण में ये आंतरिक सतह पर हमने पॉलिश कर ली और ये बाह्य सतह, उभरी हुई सतह हमारी क्या होगी, परावर्तक होगी। तो जब प्रकाशिक किरणें इस उत्तल दर्पण पर इस तरीके से आपतित होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात ये क्या होती है, फैल जाती है। बेटा क्या हो जाती है बच्चों, फैल जाती है। तो उत्तल दर्पण प्रकाशिक किरणों को फैलाने का कार्य करता है, अर्थात अपसरित करता है। क्या करता है, अपसरित मतलब फैलाना। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रकाशिक किरणों को फैलाता है। तो यहां महत्वपूर्ण बात समझने की यही हो जाएगी कि उत्तल दर्पण प्रकाशिक किरणों को अपसरित करता है। क्या करता है बच्चों, अपसरित करता है। और अपसरित का क्या मतलब है, मतलब फैलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की डेफिनेशंस को अच्छे से क्या कर लिया, समझ लिया।
अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे इसमें आप समझो कि ये प्रकाशिक किरणें हैं, तो मैंने पीछे डॉट डॉट लाइन करके इन प्रकाशिक किरणों को मिलाया है। तो ये जिस बिंदु पर, अब इसमें तो मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में तो प्रकाशिक किरणें क्या है, फोकस बिंदु पर, ये फोकस बिंदु होता है, तो इस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में मिलती हैं। ठीक है, इसी आधार पर प्रतिबिंबों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है मतलब विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अब ये फोकस बिंदु है। तो इस तरीके की छोटी छोटी टर्म्स जो है कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ये जो है ये आपका मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, ये बिंदु ध्रुव होता है। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स को अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण पदों की। तो ये देखिए, इधर मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये आपका एक दर्पण है जिसका एक परावर्तक भाग है, इधर पॉलिश किया हुआ भाग है। ठीक, तो यहां पर P ध्रुव है, F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा मुख्य अक्ष है। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है MPN। MPN क्या है, द्वारक। तो द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक की डेफिनेशन क्या है, तो दर्पण के परावर्तक भाग का जो व्यास है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो व्यास है आपका दर्पण के, इस तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब MPN ये क्या कहलाएगा, आपका द्वारक कहलाएगा। तो द्वारक की डेफिनेशन हो जाएगी कि दर्पण के परावर्तक भाग का व्यास द्वारक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट है ध्रुव। क्या है, ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्रुव क्या है, दर्पण तथा परावर्तक भाग का मध्य बिंदु। दर्पण तथा परावर्तक, दर्पण के परावर्तक भाग का ये मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव है। समस्त दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। समस्त दूरियां जैसे फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सारी जो चीजें हैं, ये दूरियां जितनी भी बिंब की अर्थात वस्तु की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, तो जो दूरियों का मापन किया जाएगा वो मापन ध्रुव से ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, तो यह वह बिंदु होता है जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आकर के मिलती है। ठीक, वह बिंदु जिस पर प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात आकर, या जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं। फिर बात करते हैं फोकस दूरी की। किसकी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को दर्शाया है स्मॉल f से। तो देखिए फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस का मध्य के बीच की दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु भी कह सकते हो आप, के मध्य की जो दूरी है, इस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। किससे, C से। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है। कौन सा बिंदु, ये वो बिंदु है जो दर्पण, जिसको हमने गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना था, उस खोखले गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। ठीक, तो खोखले गोले, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसका जो केंद्र है वो ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बेटा, अब दर्पण के अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की ये जो दूरी है, देखो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको यहाँ कैपिटल R से, तो ये कैपिटल R क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फिर मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है,
ठीक। तो आप देख रहे हो कि मुख्य अक्ष की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी मैंने कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा जो वक्रता दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही है, इसको कहते हैं बच्चों मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण डेफिनेशंस थे, इंपोर्टेंट टर्म्स थे, परिभाषाएं थे जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे और बात करते हैं अगले टर्म की। तो बच्चों एक चीज और होती है फोकस तल, एक टर्म है, क्या है, फोकस तल। तो फोकस तल को समझेंगे, फोकस तल क्या होता है। तो फोकस तल दर्पण के मुख्य फोकस के लंबवत, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब इस तरीके से ये जो तल है, ये तल आपका कहलाता है फोकस तल कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका एक आती है जैसे सीमांत किरणें। सीमांत किरणें किसे कहते हैं भाई, ठीक है। एक होती है उपाक्षीय किरणें। ये उपाक्षीय किरणें क्या होती है, तो इन महत्वपूर्ण पदों को भी समझेंगे। जैसे सीमांत किरणें क्या होती है, ये दर्पण का ध्रुव है, तो इस दर्पण के ध्रुव से अत्यंत दूरी पर या फिर अधिक दूरी पर जो प्रकाशिक किरणें आपतित होती हैं, जैसे अब इन प्रकाशिक किरणें आपतित हो रही है, तो ये दर्पण के अंतिम सीमा पर जो आपतित होने वाली प्रकाशिक किरणें हैं, ध्रुव से अधिक दूरी पर जो हैं, इन किरणों को तो कहते हैं बच्चों हम क्या, सीमांत किरणें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उपाक्षीय किरणें क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव के समीप अर्थात दर्पण के मध्य भाग में ही आपतित होने वाली प्रकाशिक किरणों को हम कहते हैं उपाक्षीय किरणें कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी यहाँ महत्वपूर्ण दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण डेफिनेशंस और टर्म्स को हमने क्या कर लिया, समझ लिया। अब न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से ये हम दर्पण की चिन्ह प्रणाली को समझेंगे, जो कि कार्तीय पद्धति में समझेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। तो चिन्ह प्रणाली क्या है, चिन्ह प्रणाली को मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि चिन्ह प्रणाली कैसे देखी जाती है। तो एक तो होती है बच्चों हमारे पास वस्तु, और एक होता है वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब। तो इन वस्तु और एक हमारे पास फोकस दूरी भी है, वक्रता त्रिज्या भी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इन समस्त दूरियों को ध्रुव से मापा जाएगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन हमारे पास दर्पण के दो प्रकार हैं, एक अवतल दर्पण है, एक हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। तो इन ध्रुव से मापी गई दूरियों को, ध्रुव से इस तरीके से ये ध्रुव हो गया आपका। तो अब आप देख रहे हो ध्रुव से आप जब ये वस्तु है, मान लो ये वस्तु हो गई, तो इधर की तरफ दूरी मापी गई है, जबकि यदि प्रतिबिंब इधर बन रहा हो, प्रतिबिंब इस तरीके से, तो ये दूरी ऐसे मापी जाती है, इधर से ध्रुव से ही मापी जाएंगी समस्त दूरियां। तो ये दूरियों का जो मापन है उसमें जो धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह है उनको कैसे लेते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण में कैसे होता है, उत्तल दर्पण में कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अभी चलिए तो समझते हैं चिन्ह प्रणाली को, चिन्ह परिपाटी को। ठीक है, तो जैसे ये दर्पण हो गया, तो सबसे पहले बात ये है कि आप जो वस्तु को दर्पण के सामने बाईं ओर रखते हैं, ठीक है, वस्तु को क्या रखेंगे, वस्तु मतलब बिंब को दर्पण के सामने बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो जितनी भी दूरियों का मापन करेंगे वो समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी, जैसे बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या आदि, ये समस्त दूरियां किससे मापी जाएगी बच्चों, ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, आपतित प्रकाश के किरण की दिशा में मापी गई दूरी, जैसे प्रकाशिक किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो जिस दिशा में वो आपतित हो रही है उस दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है, जबकि आपतित प्रकाशिक किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, आप एक बार फिर से समझ लो। वस्तु मतलब बिंब को दर्पण के सामने बाईं ओर रखते हैं, समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है,
आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझने का, अगला पॉइंट ये है कि आप देख रहे हो ये है आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरियों को धनात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। तो चिन्ह प्रणाली का अगला नियम क्या है? अगला ये है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है। कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है। अब इसी तरीके से नीचे की ओर भी देखेंगे तो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो ये चिन्ह प्रणाली में ये दोनों महत्वपूर्ण बातें आप याद रखोगे। फिर अगली बात करते हैं कि दर्पण से बिंब की दूरी, जैसे मान लो ये बिंब है और ये दर्पण है, तो दर्पण से बिंब की दूरी सदैव, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सदैव कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। सदैव कैसी? ऋणात्मक। तो ये बात महत्वपूर्ण है समझने की कि दर्पण से बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है या ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है बच्चों, फिर अगली बात और महत्वपूर्ण समझने की क्या है कि अब ये तो हो गई बिंब की दूरी, ये इस विषय में बात हुई है बिंब की दूरी। लेकिन यदि प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में तो ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण में धनात्मक ली जाती है। तो बात यहां करेंगे प्रतिबिंब की दूरी की। तो प्रतिबिंब की दूरी में देखो क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। तो यहां आप इसको इस तरीके से समझते हो कि प्रतिबिंब की दूरी की यदि हम बात करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में तो कैसी ली जाएगी? अवतल दर्पण में तो ले जाती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में ये होती है दूरी बेटा वो बच्चों धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को अवतल दर्पण में तो लेंगे ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में कैसे लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। और आगे यदि चिन्ह प्रणाली में और महत्वपूर्ण बात को समझा जाए तो ये भी है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक ली जाती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चिन्ह प्रणाली के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समझा। आपतित प्रकाशित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी कैसे लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, ये बातें महत्वपूर्ण बातें। समस्त दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है, ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो।
अब और यदि बात करें कि बिंब की दर्पण से दूरी है वो सदैव ऋणात्मक ली जाती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी ली जाती है, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में तो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम की। गोलीय दर्पण हमने पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिए, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लिए और चिन्ह प्रणाली को समझ लिया है। तो अब आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम की कि कौन कौन से नियम है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं तो दर्पण से टकराकर वो परावर्तित होती हैं। तो जिस बिंदु पर जाकर दो या दो से अधिक किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसके पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब यहां आप समझिए मैंने दो शब्दों का उपयोग किया है। मैं कह रहा हूं कि आपतित प्रकाशिक किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यदि वो मिलती ही है तब तो हमको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो तो होता है बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है यदि, तो प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक और दूसरा होता है आपका आभासी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जहां दो प्रकाशिक किरणें आपस में मिलती हैं परावर्तन के पश्चात और इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जहां वहां बनते, कहां बनते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और इन्हें हम कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम नियमों की, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों की बात करते हैं। ठीक, तो यहां पर जैसे हमने ये हमारे पास एक दर्पण हो गया और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो पहला नियम फर्स्ट नियम ये है कि मुख्य अक्ष है ये, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाशिक किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। किससे होकर के गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। जैसे ये आपकी एक प्रकाशिक किरण हो गई इस तरीके से, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात ये परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात ये किससे होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती या फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो पहला नियम आपको यही ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, फर्स्ट नियम, ठीक, कि मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। पहला नियम ये हो गया। ठीक है, तो इस नियम को मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। पहला नियम ये हो गया। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, ये आपका दर्पण है, ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण और ये है आपका बच्चों मुख्य अक्ष। ठीक है, तो और ये है आपका फोकस, क्या है, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस। ठीक है, अब समझने की बात देखिए इधर क्या हो जाएगा कि मुख्य
अक्ष के समांतर, पहला नियम ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से, किससे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझ लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला नियम तो हो गया, दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम ये है बच्चों कि ये आपका हो गया दर्पण, इस तरीके से ये दर्पण का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये है फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु। तो अब यदि इस तरीके से हम समझे दूसरे नियम में कि दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाशिक किरण, कोई प्रकाशिक किरण इधर से आ रही है जो दर्पण के फोकस बिंदु से होकर के गुजर रही है, तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का दूसरा नियम यह है, ध्यान रखेंगे एक बार फिर से देखिए। ये आपका हो गया दर्पण, ये आपकी आपतित किरण है बच्चों। ठीक है, ये आपका फोकस है, ओके, और ये आपका है मुख्य अक्ष। ठीक, तो यहां से समझने की बात यह है कि दर्पण के फोकस से होकर के गुजरने वाली प्रकाशिक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम हो जाएगा कि दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाशिक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना। एक बार फिर से देखिए कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाशिक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा नियम। अब बात करेंगे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा नियम। ठीक, तो तीसरा नियम ये है कि ये हो गया आपका दर्पण और ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये है आपका वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। इसको थोड़ा मैं इधर बना लेता हूं, जैसे ये वक्रता केंद्र। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशिक किरण, मान लो कोई प्रकाशिक आपतित प्रकाशिक किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है जिस दिशा से वो आती है। ठीक है, तीसरा नियम ध्यान रखेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाशिक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो तीसरा नियम हो जाएगा ये, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है।
तो ये है आपका तीसरा नियम। ठीक है, चलो अगले नियम की बात करते हैं। चौथा नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का चौथा नियम, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ये है कि ये हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण, समझेंगे अच्छे से पहले। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष और ये है आपका ध्रुव P। तो दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये चीज समझने की है। दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण जितने कोण पर आपतित होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर वापस परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका ये दर्पण मुख्य अक्ष, ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण। क्या हो जाएगा बच्चों, आपतित किरण। ये हो जाएगा आपका P, इसको कहते हैं हम ध्रुव। तो अब टकराने के बाद साथ जितने कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ओके, चलो तो अगला नियम यही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है जिस पर वह आपतित हुई है, जिस पर वह आपतित हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के हमने चारों नियमों को समझा और पढ़ा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आप प्रतिबिंब निर्माण में आगे की प्रक्रिया में बगैर इन नियमों के गोली अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज चिन्ह प्रणाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम दर्पण सूत्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध जब हम कैलकुलेट करेंगे, आगे लेंस पढ़ेंगे, लेंसों में गोलीय लेंसों का संयोजन, दो पतले गोलीय लेंसों का संयोजन है, उनका आवर्धन है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें चिन्ह प्रणाली का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है।